हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, बड़े घर की बातें या बड़े घर की बात। फूल शैया के ही दिन फूल और मनोहर में तनातनी हो गई। फूल स्वभाव से ही कम बोलने वाली और लजीली थी। उधर मनोहर एंग्लो इंडियन छोकरियों के साथ सिनेमा थिएटर देख चुके थे। उनकी उच्च श्रृंखलता और उद्दंडता के आदी थे। वह सपना देख रहे थे कि उनके कमरे में पैर रखते ही नववधु हेलो डार्लिंग कहते हुए आए, उनसे घुल घुलकर प्रेम की बातें करेगी और उन्हें जबरन अपने पास बिठाए रखेगी। वह उठना चाहेंगे तो वह उठने ना देगी। लच्छेदार बातों से उन्हें उलझा रखेगी। घड़ी के जाते हुए समय को एनमी दुश्मन कहकर अफसोस करेगी। ये आशाएं उन्होंने नववधु से इसलिए की थी क्योंकि वह मैट्रिक पास थी और उसने अपने छोटे से जीवन के अधिकांश दिन बोर्डिंग हाउस में ही बिताए हुए थे। जिस समय मनोहर फूलों का हार गले में डाले इतर में बसे बिसाए अपने कमरे में आए, नववधु फूल लैंप के पास खड़ी चुपचाप एक पुस्तक के पन्ने उलट रही थी। किसी अज्ञात आशंका से वह रह रहकर काम से उठती थी। उसके पति होते हुए भी मनोहर आज तो उसके लिए परपुरुष ही थे। उनसे कैसे बोलूँगी, क्या कहूँगी, कहीं कोई बेवकूफ़ी ना हो जाए, वो तो यही सोच रही थी। फूल मन ही मन बहुत घबरा रही थी। अचानक किसी के हल्के पैरों की आहट होते ही वह पुस्तक छोड़कर एक कोने में सिमटकर खड़ी हो गई। मनोहर बाबू अपना यह अपमान न सह सके। एक क्षण तो वह चुपचाप खड़े रहे, फिर तिरस्कार भरे स्वर में बोले, क्या स्कूल और घर में यही शिक्षा मिली है? आए हुए पति की तरफ पीठ करके खड़ी हो जाओ। बल्कि फूल थोड़ी शर्मीली थी और बात सही है, लड़कियों का शर्मीला होना बनता है, शर्म उनका गहना होती है। फूल सिहर उठी किंतु कुछ बोली नहीं। मनोहर का पारा और गर्म हो गया। कठोर स्वर में बोले, मैंने तो समझा था पढ़ी लिखी है तो कुछ अकल होगी, लेकिन वही गवार की गवार। इस पर भी जब वह कुछ न बोली तो वह झिल्लाए हुए उठे और फूल का घूंघट जोर से पीछे से खींच लिया। रेशमी साड़ी थी, मुंह के साथ उसका सिर भी खुल गया, पल्ला पीठ पर आ गिरा। फूल बोली तो कुछ भी नहीं, मगर फौरन ही अपना सिर ढककर कमरे से बाहर चली गई। फूल बड़ी ही प्यारी सी थी, भोली भाली सी थी। मनोहर गुस्से से शक्ल चुड़ैलों की नखरे परियों के कहते कहते सीढ़ियों से नीचे उतर गए। फूल चुपचाप आंसू बहाती हुई खड़ी रही। अचानक मनोहर को बाहर जाते देख उनकी बहन यशोदा ने आकर पूछा, क्या हुआ भौजाई, भैया क्यों चला गया? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? फूल ने कोई उत्तर ना दिया। वह अपनी ननंद से, जो उसकी सास की जगह पर थी, कुछ सहानुभूति की आशा रखती थी, मगर यहाँ उल्टा ही हुआ। यशोदा ने फूल को झकझोरकर कहा, बोलती क्यों नहीं चंडालिन, दो बात भैया से कर लेती तो क्या तेरी जुबान घिस जाती। एक वह थी जिसने उसके जी को जला जलाकर उसे आधा कर दिया, अब तू आई है तो तेरे ये लक्षण। आदमी का मिजाज भी देखना पड़ता है, जिसमें खुश रहे वही करना चाहिए, पर आजकल की छोकरियों का मिजाज भी तो सातवें आसमान पर रहता है। फूल आंसू बहाती रही। ननंद की बातों का भी उसने कोई जवाब ना दिया। इस घटना के बाद कई दिन बीत गए। मनोहर ने पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी न देखा। वह अपने राग रंग में ही मस्त रहता था। विवाह तो उनकी बहन ने जबरदस्ती करवाया था। पहली स्त्री से एक बच्चा था। बच्चा जब तक जीता रहा तब तक तो विवाह की ज़रूरत ना जान पड़ी, लेकिन उसके बाद एक दिन जब वह बच्चा भी माँ का अनुगामी हुआ तो इतनी बड़ी जायदाद का कोई वारिस तो होना चाहिए। इस ख्याल से यशोदा ने भाई के सामने रो धोकर उन्हें जबरदस्ती विवाह के लिए मजबूर किया। यशोदा विधवा थी, यह सब जायदाद भी उसी की थी। मनोहर को 6 महीने की उम्र से पाला था। मनोहर ही उसका पुत्र था, भाई था, सब कुछ का, किंतु दोनों भाई बहन एक से रूखे स्वभाव के, तुनुक मिजाज के, एकदम गए गुजरे थे। दोनों भाई बहन बाहर अच्छे और भीतर खट्टे थे, खोटे जिसको बोलते हैं। मनोहर की पहली स्त्री कुमुद ने जिस दिन से इस दहली के भीतर पैर रखा था, एक दिन भी बिना रोए रोटी ना खाई थी। और इसी प्रकार 6 महीने के बच्चे को छोड़कर एक दिन वह जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करके चली गई। बड़े घर की बात बाहर कहाँ जाती है भाई, हार्ट फेल हो जाने से मृत्यु होगी कहकर मामला रफा दरा कर दिया। बड़े घर में बेटी दोगे तो बड़े घर वाले इज्जत नहीं करते हैं, यह तो सारी दुनिया सारे समाज को पता है, लेकिन फिर कर भी क्या सकता कोई।
फूल ने भी ये बातें सब सुन ली, मगर अब क्या हो सकता था उससे सोचा, खैर जैसा जो कुछ है मुझे तो निभाना ही है। अब तो यही मेरे परमेश्वर हैं, मेरे आराध्य और देवता हैं, किसी तरह उन्हें मनाना चाहिए। मुंह से तो कुछ बोलते हुए उसे लज्जा आती थी और बोलने का कोई अवसर भी ना मिलता था, इसलिए उसने सोचा एक पत्र लिखूं, शायद देवता सीधे हो जाए। वह कागज कलम लेकर बैठी। बहुत सोचने समझाने के बाद उसने एक पत्र लिखा, मेरे देवता, कई दिनों से सोच रही हूँ आपको एक पत्र लिखूं, परंतु क्या लिखूं, कैसे लिखूं, मेरी समझ में नहीं आता। माना कि मैं अपराधिनी हूँ, फिर भी क्या आप मुझे क्षमा नहीं कर सकते? भूल तो मनुष्य से ही हो जाती है, मुझसे भूल हुई और बड़ी भारी भूल हुई। मैंने अपने कोमल हृदय को दुखाया, आपका अपमान किया, आपकी पूजा में रुटि की, देवता का सम्मान ना कर सकी। ना जाने किस संसार में, किस मद में मैं भावली हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, किंतु आप तो क्षमा कर सकते हैं। मुझे अपने चरणों की सेवा का अवसर दीजिए, मेरी ड्यूटियों को भूल जाइए। मैं आपके चरणों पर सिर झुका आपसे यही वरदान मांगती हूँ, मेरे स्वामी, आपकी अपराधनी फूल। पत्र समाप्त कर ज्यों ही फूल ने पीछे देखा, मनोहर खड़े थे। फिर उसी लज्जा और संकोच ने मामला बिगड़ा। अब वो इतना संकोच करेगी तो कैसे चलेगा। झट से पत्र के टुकड़े टुकड़े कर फूल दूसरी तरफ खड़ी हो गई। मनोहर की त्योड़ियाँ चढ़ गई, उसके सिर पैर तक आग सी लग गई। फूल के पास पहुंचकर उसे घसीट कर उन्हें उसका मुंह सामने कर दिया। बोले, किसे पत्र लिख रही थी, सच कहो। फूल का सारा शरीर कांप रहा था, वह कुछ भी ना बोल सकी। मनोहर ने उसके कान ऐंठते हुए कहा, बोलो नहीं तो अभी तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, तुम्हें बहुत मारूंगा। फूल को भी क्रोध आ गया, उसकी मुद्रा कठोर हो गई। बोली, मैं नहीं बतला सकूंगी, जो कुछ आपको करना कर लीजिए। फूल का यह कहना था कि बस मनोहर उसको पीटते चले गए। फूल ने ज़बान ना हिलाई, मगर वह जब तक बेहोश न हो गई मनोहर उसे मारते ही रहे। दूसरे दिन अचानक मोहल्ले भर में यह अफवाह फैल गई कि मनोहर की दूसरी शादी का भी, स्त्री का भी हार्ट फेल हो गया। अर्थी के साथ बहुत से लोग थे जो असली वाक्य से वाकिफ थे, मगर शहर के इतने बड़े और पायदार आदमी के खिलाफ जुबान खोलने की इसकी हिम्मत ना थी। ओह, मर गई तो मर भी जाने दो, स्त्री थी, कल तीसरी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी कहानी? ये जो बगड़े बिगड़ैल बच्चे होते हैं, लड़के, उनकी कहानी है। बाय बाय, टेक केयर।